नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान एक बड़े धमाके से दहल उठा है। देश की राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के पास एक कार में विस्फोट होने से तहलका मच गया। इस घटना ने देश विदेश की मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन तक तमाम देश चिंता में दिखाई दे रहे हैं। नागरिकों को एडवाइजरी जारी की जा रही है और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि इस घटना के पीछे असली वजह क्या है। कैसे देश के सबसे सुरक्षित कोने में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सकता है? क्या विदेश में रची जा रही है भारत के खिलाफ साजिश? पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कैसे कार धमाके से हिल गया हिंदुस्तान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। एशिया में नई जंग की आहट, चीन जापान में बढ़ा तनाव। चीनी दूत ने दी जापानी पीएम का सिर अलग करने की धमकी। ईरान तेजी से बढ़ा रहा अपनी ताकत, मिसाइल क्षमता में की भारी बढ़ोतरी। IAEA ने दी चेतावनी, इजरायल और अमेरिका की बढ़ी चिंता। हमें पेट्रियट की सख्त जरूरत, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से दोहराई डिमांड। रूसी हमलों से बिजली गुल, अंधेरे में डूबा यूक्रेन। और चलते चलते में देखेंगे 4500 साल पुराने पिरामिड में मिला दूसरी दुनिया का रास्ता। वैज्ञानिक भी देखकर चौंके। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका में 42 दिनों से जारी सरकारी शटडाउन जल्द होगा खत्म। ओबामा केयर पर वोटिंग को तैयार हुए ट्रंप, तो सीनेट ने अहम फंडिंग बिल किया पास। प्रतिनिधि सभा की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे साइन। न रेड कार्पेट, न कैमरे और न ही प्रेस। व्हाइट हाउस के खुफिया दरवाजे से क्यों हुई सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा की एंट्री। 2 घंटे तक चली बैठक। कुछ समय पहले तक अमेरिका की वांटेड लिस्ट में थे शरा। गजा में इजरायल ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। दक्षिणी गजा के खान यूनिस के पूर्व में इजरायल ने किया ड्रोन हमला, 2 लोगों की गई जान। अमेरिका ने फिर दिया भारत को धोखा। अपाचे की बीच की डिलीवरी को अचानक ही रोका। ब्रिटेन में 8 दिन रुके हेलीकॉप्टर फिर बुला लिए वापस। तो हिंदुस्तान में बड़ी घटना घट गई है, जहां राजधानी दिल्ली बीती शाम धमाके से दहल गई। शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास मौजूद कई गाड़ियों में आग लग गई और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं और 20 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 शवों की पहचान हो गई है, बाकी की पहचान DNA टेस्ट से की जाएगी। पहलगाम घटना के बाद दिल्ली में यह ब्लास्ट किसी बड़े आतंकी हमले की तरफ इशारा करता है, जिसे लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। दूसरे देशों में भी इस धमाके ने तहलका मचाया हुआ है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय FCDO ने भारत के कुछ इलाकों में यात्रा न करने की एडवाइजरी जारी की है। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हमारे नागरिक भारत और पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के भीतर जम्मू कश्मीर और मणिपुर राज्य में यात्रा न करें। वहीं अमेरिका और फ्रांस ने भी अपने नागरिकों को चेतावनी जारी की है। अमेरिका ने नागरिकों से कहा कि वे लाल किले के आसपास और पर्यटकों की भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और हर समय सतर्क रहें। उधर फ्रांसीसी दूतावास ने भी दिल्ली में मौजूद अपने नागरिकों को सतर्क रहने, भीड़भाड़ वाले इलाके और घटना स्थल से दूर रहने की सलाह दी है। और साथ ही फ्रांसीसी यात्रियों से फिल द आरियान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया है, ताकि इमरजेंसी कंडीशन में उनसे संपर्क किया जा सके। वहीं मिस्र और ईरान ने घायलों के लिए संवेदना जाहिर की। वर्ल्ड मीडिया भी इस घटना को प्रमुखता से कवर कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम एक भीषण धमाका हुआ। लाल किला, जो 17वीं सदी का मुगल कालीन किला है, भारत का ऐतिहासिक स्थल है। इस इलाके में सुरक्षा हमेशा कड़ी रहती है, इसलिए इस धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है। वहीं BBC, जो ब्रिटिश मीडिया है, उसने लिखा कि भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम एक कार में हुए धमाके से राजधानी दहल उठी। लाल किला दिल्ली का ऐतिहासिक और सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। ये वही जगह है जहां से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस का भाषण देते हैं। ये इलाका संसद भवन से महज 5 मील की दूरी पर है, इसलिए धमाके की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन ने लिखा कि धमाके से आसपास खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तो अमेरिकी मीडिया CNN ने भी प्रमुखता से इस खबर को लोगों तक पहुंचाया है। और अब इस घटना को लेकर क्या पहलू निकलकर सामने आते हैं? क्या ये भारत को अस्थिर करने की एक और कोशिश थी? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल ढूंढे जा रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे एशिया में नई जंग की आहट की। तो अब तक ये खबरें आ रही थी कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है।
इंतजार इस बात का चल रहा है कि अमेरिका पहले ईरान या फिर वेनेजुएला पर हमला करे। जैसे ही अमेरिका एक जंग में उलझेगा, चीन अपना काम शुरू कर देगा, यानी ताइवान पर हमला कर देगा। लेकिन अब ताइवान की जगह चीन और जापान के बीच जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे को खुलकर धमकी दी जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत हुई जापान के प्रधानमंत्री के एक बयान से। यह बयान भी उन्होंने पिछले महीने दिया था। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने पद संभालने के बाद कहा था कि ताइवान पर चीन की नाकेबंदी जापान के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर सकती है। हमें इसके जवाब में अपनी सेना तैनात करनी पड़ सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण ताइवान और जापान के बीच की दूरी को लेकर है, जो सिर्फ 60 मील दूर है, जिसके चलते जापान को अपनी सुरक्षा की चिंता महसूस हो रही है। और ताकाइची के इस बयान पर अब चीन का पलटवार सामने आया है। जापान में चीनी महावाणिज्य दूत जू जियान ने जापानी पीएम का सिर अलग करने की धमकी दे दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ताकाइची के बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि वो गंदी गर्दन जो अपने आप घुसाई, मेरे पास बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अलग कर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक तो बात बिगड़ चुकी थी। जापान सरकार ने चीन से आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। जापान सरकार की प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने कहा कि उन्होंने इस तरह की कई अन्य अनुचित टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया है। ऐसे में हमने चीन से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। ताइवान ने भी इसे लेकर चीन पर हमला बोला है। ताइवान की राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता करेन कुओ ने कहा कि चीनी अधिकारियों के इस तरह के धमकी भरे बयान कूटनीतिक शिष्टाचार की सीमाएं लांघते हैं। तो टोक्यो में अमेरिका के राजदूत जॉर्ज ग्लास ने ट्विटर पर लिखा कि चीन का असली चेहरा फिर सामने आ गया। लेकिन इन तमाम आरोपों का चीन पर कोई भी असर पड़ता नहीं दिख रहा, बल्कि वो अपने डिप्लोमेट के साथ खुलकर खड़ा हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सफाई दी कि शू जियान की पोस्ट ताकाइची के खतरनाक और गलत बयानों के जवाब में थी। यानी चीन ने खुलकर बोला है कि जियान ने जो कुछ कहा है, जिसकी गर्दन अलग करने की बात कही है, वो कोई और नहीं बल्कि जापान की प्रधानमंत्री ही है। और जियान ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। चीन ने तो उल्टा जापान को ही नसीहत दे डाली है कि हम जापान से आग्रह करते हैं कि वो ताइवान के मुद्दे पर अपने ऐतिहासिक रवैये पर विचार करे और ताइवान की स्वतंत्रता की ताकतों को गलत संदेश भेजना बंद करे। इस बयानबाजी के बाद अब एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन और जापान के बीच संबंधों में तनाव बढ़ गया है। दोनों के बीच पहले से ही कई मामलों में तनातनी चल रही है। ताइवान का मुद्दा भी एक वजह रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या चीन और जापान के बीच विवाद जंग का रूप भी ले सकता है? और अब अगली खबर में हम बात करेंगे ईरान की। तो अमेरिका की तरफ से हाल ही में एक खबर सामने आई थी। दावा किया गया था कि ईरान बड़ी साजिश रच रहा है। अमेरिका ने आरोप लगाए थे कि ईरान ने मेक्सिको में इजरायल की राजदूत की जान लेने की साजिश रची थी, जिसे मेक्सिको की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। ये साजिश ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अधिकारी हसन इजादी ने रची थी। अमेरिका ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन कोई सबूत नहीं दिए, जिसके बाद ईरान की तरफ से इन आरोपों का जवाब भी दे दिया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने कहा है कि अमेरिका और इजरायल की कोशिश है कि ईरान के मेक्सिको के साथ संबंध खराब हो जाए। हम इस तरह के काम नहीं करते। ये काम खुद इजरायल पूरी दुनिया में करता है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल अब ईरान पर हमले के लिए कोई बहाना तलाश रहे हैं। ईरान ये भी बात मानता है कि जंग तो होकर रहेगी, कितने दिन बाद होगी इस पर सवाल है। ईरान के अंदर दो गुट हैं। एक गुट है जो अमेरिका के साथ बातचीत चाहता है, तो दूसरे का रुख सख्त बना हुआ है। लेकिन ये दोनों ही गुट एक बात जरूर मानते हैं कि अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग तय है और इसी के चलते ईरान अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। ईरान की मिसाइल क्षमता के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से जंग से पहले वाले स्तर तक या तो पहुंच चुका है या उसके पार निकल चुका है। 13 जून को जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया था, तब कहा गया था कि ईरान के पास 2700 के करीब मिसाइलें हैं, जिसमें से 700 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने इजरायल के खिलाफ किया था। वैसे ईरान इससे ज्यादा मिसाइलें भी दागने की तैयारी में था, लेकिन इजरायल के हमले से ईरान के अधिकांश मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए थे, जिसके चलते वो ज्यादा तेजी से मिसाइलें नहीं दाग पाया था। लेकिन अब ईरान ने अपनी उस कमी को भी दूर कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक्सपर्ट अली वाइश के हवाले से बताया कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां दिन रात यानी 24 घंटे मिसाइलों का निर्माण कर रही हैं। और अब अगर अगला युद्ध होता है तो ईरान इजरायल पर एक साथ 2000 मिसाइलें दागने की तैयारी कर रहा है।
इस बार अगर जंग होती है तो ईरान इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में है। और अगर एक साथ इतनी मिसाइलें दाग दी जाएं तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस उसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। CNN ने दावा किया है कि चीन ने ईरान को हाल के महीनों में 2000 टन सोडियम परक्लोरेट की 10 से 12 खेपें भेजी है। इसका इस्तेमाल मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन बनाने में होता है। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने कहा है कि इन खेपों से ईरान सैकड़ों नई मिसाइलें बना सकता है। इजराइल ने बीजिंग से इन शिपमेंट्स को रोकने की मांग की है, लेकिन चीन ने कहा है कि वे मौजूदा प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए वो इन रासायनिक तत्वों का निर्यात बंद नहीं करेंगे। वहीं इस बीच इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान के अधिकांश समृद्ध यूरेनियम भंडार ने युद्ध झेल लिया है और देश के पास फिलहाल 400 किलोग्राम यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित है, यानी परमाणु बम बनाने के बेहद करीब। ईरान भी कह चुका है कि अगर वो चाहे तो 2 सप्ताह में परमाणु बम बना सकता है, लेकिन खामेनेई ये साफ कर चुके हैं कि ईरान ऐसा नहीं करेगा। पर जिस तरह से ईरान ने अपनी ताकत बढ़ाई है उसके बाद कहा जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर अगर हमला किया तो इस बार बड़ी तबाही आएगी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावे कर रहे थे कि वो इस जंग को रुकवा देंगे, अब अपने पैर पीछे खींच चुके हैं। जंग खत्म होती नहीं दिख रही है। यूक्रेन का संकट बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के एक के बाद एक शहरों पर कब्जे करती जा रही है। यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस कब्जा कर चुका है और बचे हुए हिस्से पर उसके हमले तेज हो गए हैं। खासतौर पर हर साल की तरह इस बार भी सर्दियां शुरू होने से पहले रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। रूसी हमलों को रोकने में यूक्रेन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा, जिससे यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो गया है। इसकी एक झलक दिखाई दी मरीन्स्की पैलेस में, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ ब्रिटिश अखबार द गार्जियन का इंटरव्यू चल रहा था और अचानक ही लाइट चली गई। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। ऐसे में अब जेलेंस्की ने अमेरिका से मदद मांगी है। जेलेंस्की अमेरिका से 25 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियां मंगवाना चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना है कि पैट्रियट प्रणालियां महंगी हैं और इनकी इतनी बड़ी खेप के निर्माण में सालों लग सकते हैं। लेकिन यूरोपीय देश यूक्रेन को अपनी पैट्रियट प्रणालियां दे सकते हैं। हम इंतजार नहीं करना चाहेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को हाल ही में जर्मनी से और पैट्रियट मिसाइलें मिली हैं। इस बीच दोनों पक्ष यूक्रेन के पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में पोक्रोव्स्क पर नियंत्रण के लिए लड़ाई में उलझे हुए हैं, जहां जेलेंस्की का कहना है कि रूस ने नए सिरे से अभियान के लिए 1,70,000 सैनिकों को एकत्र किया है। रूसी सेना शहर के अंदर घुस चुकी है। शहर के बड़े हिस्से पर उसका कंट्रोल हो चुका है, जबकि रूस का दावा है कि लगभग पूरा शहर ही उसके नियंत्रण में आ चुका है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर यूक्रेन को जल्दी ही अमेरिका से मदद नहीं मिलती है तो वो रूस का सामना नहीं कर पाएगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पिरामिड्स की। तो मिस्र के पिरामिडों की बात करते हुए एक अलग ही रोमांच सा आ जाता है। आपने द ममी या क्लियोपैट्रा मूवी तो देखी होगी। इसमें इजिप्ट के पिरामिडों को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है, लेकिन ये तो फिल्में थी। मगर अब गीजा के मैनकौर पिरामिड जो 4500 साल पुराना है, एक बार फिर ये दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान खींच रहा है। ये पिरामिड जो फिरौन मैनकौरी की समाधि माना जाता है। भले ही ये 3 मुख्य पिरामिडों में सबसे छोटा हो, पर रहस्यों के मामले में ये सबसे आगे निकल गया है। हाल ही में काहिरा विश्वविद्यालय और म्यूनिख की टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत इस पिरामिड के अंदर झांका। उन्होंने जियो रडार और अल्ट्रासाउंड जैसी सुपर एडवांस तकनीकें इस्तेमाल की और इसके बाद जो मिला उसने सबको चौंका दिया। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने पिरामिड के अंदर 2 गुप्त खाली जगहें यानी वॉइड्स की खोज की है। इसमें से एक वॉइड लगभग 4.6 फीट गहरा और दूसरा इससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये दोनों रहस्यमयी जगहें पिरामिड के पूर्वी हिस्से में मिली हैं, ठीक उस चिकने ग्रेनाइट ब्लॉक के पास जिसे पहले किसी ने भी इतनी बारीकी से नहीं देखा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वॉइड्स उस छिपे हुए रास्ते का एंट्री गेट हो सकते हैं जिसकी तलाश वैज्ञानिक दशकों से कर रहे हैं। ये खोज उस पुरानी थ्योरी को मजबूत करती है कि शायद इस पिरामिड में एक नहीं बल्कि 2 एंट्री गेट्स हैं, एक जो दिखता है और दूसरा जो हजारों सालों से बंद और गुमनाम था। प्रोफेसर क्रिश्चियन ग्रॉसे का कहना है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर खुफू पिरामिड में पिछले साल एक अज्ञात कक्ष मिलने के बाद। अब इंतजार है अगले चरण का। जल्द ही रोबोटिक ड्रोन और फाइबर ऑप्टिक कैमरे इन वॉइड्स की गहराई में उतरेंगे ताकि पता चल सके कि इनके पीछे सचमुच कोई गुप्त सुरंग, कब्र या कोई प्राचीन खजाना तो नहीं छिपा है।
यानी मिस्र के पिरामिड्स ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हजारों साल बाद भी उनके पास सुनाने के लिए कई अनकही कहानियां बाकी हैं। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।